ध्रुवांश की बात पर बहुत से लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि उसका वो बेहद शक्तिशाली हमला ज़ोशार को हराने में कामयाब रहेगा। अनगिनत नजरें उस ओर हुई जहां हमलों की टक्कर हुई थी। वहां धीरे धीरे चौंधियाती रोशनी गायब होने लगी और सभी को नजर आया ज़ोशार, जो फिलहाल खून से बने एक बेहद मजबूत कवच से ढका हुआ था। उसके दिखने के साथ ही उस मैदान में खून की बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई, बल्कि लोगों को अपने हाथों से अपनी नाक तक ढकनी पड़ी। देखा जाए तो खूनी कवच देखने में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उस पर नुकीले कांटे भी बने हुए थे, जिसमें बहुत ज्यादा शक्तियां मौजूद थीं। इतना ही नहीं, बल्कि उस कवच पर बहुत सी रहस्यमयी लकीरें भी बनी हुई थीं, जो फिलहाल तेजी से चमक रही थीं। वहीं जब दूर बैठी लैला ने उसके उस कवच को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने कहा, यकीन नहीं होता कि ये ऊनी आंचल कवच तैयार करने में भी कामयाब रहा। उसकी ये बात सुनकर आसपास मौजूद लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखने लगी। जाहिर सी बात थी कि इस तरह के कवच के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वहीं सुमेधा और बाकियों के चेहरों की परेशानी देखकर लैला ने उन्हें उस कवच के बारे में बताना शुरू किया। ये कवच तैयार करना रक्तांचल दल की एक बड़ी खास तकनीक है। इसके जरिए कोई अपने शरीर और उसमें बहते खून को एक बेहद मजबूत कवच में बदल सकता है, जिससे उस योद्धा की शक्तियां काफी बढ़ जाएंगी। और ये शक्तियां सिर्फ हमला करने में नहीं, बल्कि बचाव करने में भी उस योद्धा की बखूबी मदद करेंगी। इसे ऐसे देखते हैं कि ज़ोशार की मौजूदा शक्तियों के हिसाब से ये कवच उसकी मदद किसी मध्य के काबिल महावीर योद्धा तक से लड़ने में कर सकता है। और जैसे सुमेधा और बाकियों ने उसकी वो आखिरी बात सुनी तो उनके चेहरों की रंगत बदलने लगी। इस तरह की खास तकनीक इस्तेमाल कर पाना वाकई एक प्राचीन और ताकतवर दल के योद्धा की निशानी होती थी। फिर फिक्र भरी निगाहों के साथ हर कोई ध्रुवांश की तरफ देखने लगा। वहीं बाकियों की परेशानी से अलग लैला ने जब ध्रुवांश की तरफ देखा तो उसे देखकर वो मुस्कुराने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुवांश के चेहरे पर अभी भी किसी तरह की कोई फिक्र नहीं दिख रही थी। तब लैला ने चैन की सांस लेते हुए कहा, घबराओ मत, ध्रुवांश ये मुकाबला हारने नहीं वाला। लैला को इतने यकीन के साथ ये बात कहते देख सुमेधा ने उससे और कुछ नहीं पूछा। सभी समझ रहे थे कि ज़ोशार से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, लेकिन ध्रुवांश भी कोई मामूली योद्धा तो हरगिज नहीं था। जब से वो उत्तरी कायनात अकादमी में शामिल हुआ था, तब से लेकर आज तक ऐसा एक शख्स नहीं हुआ था जो ध्रुवांश को धूल चटा सके। इस बीच मैदान में अनगिनत नजरों के सामने ध्रुवांश भी ज़ोशार के खूनी कवच को देखता रहा। उसे भी उस कवच में बहुत ज्यादा शक्तियां महसूस हो रही थी, जिसके चलते ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा, रक्तांचल दल के पास है तो बहुत सी बढ़िया तकनीक है। वहीं सामने खड़े ज़ोशार ने ध्रुवांश की तरफ देखकर चेहरे पर शैतानी हंसी लिए जवाब दिया, अपनी इतनी कमजोर ताकत के साथ भी तूने मुझे कवच तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो वाहवाही के काबिल है, लेकिन एक बार ये खूनी कवच तैयार हो गया ना तो इस सामने वाले के खून का चढ़ावा मांगता है, इसलिए अब मैं तेरा खून इसे चढ़ाऊंगा। ये कहते उसने अपनी मुट्ठियां कसनी शुरू की और साथ ही उसके शरीर से निकलती खूनी शक्तियों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ज़ोशार की आंखों से लाल रंग की खूनी रोशनी भी बाहर आने लगी और उसका शरीर आयाम को पार कर सीधे ध्रुवांश के ठीक सामने पहुंच गया। वहां पहुंचने पर ज़ोशार की मुट्ठी पूरी तरह गाढ़े खून से भर चुकी थी, जिसके साथ उसने एक शक्तिशाली हमला ध्रुवांश पर कर दिया। लेकिन जैसे ही ज़ोशार का वो हमला तेजी से आगे आया तो ध्रुवांश के शरीर से भी एक चमकती हुई रोशनी निकलने लगी और उसके ठीक सामने एक बड़ी और शक्तिशाली परछाई तैयार हो गई। उस परछाई में से दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई पड़ रही थी और अगले ही पल ज़ोशार का खूनी मुक्का उस परछाई से जाकर टकरा गया। मगर ज़ोशार के उस ताकतवर हमले के सामने वो परछाई एक पल भी नहीं टिकी और तबाह हो गई। इस दौरान जमीन पर भी मोटी दरारें नजर आने लगी थी, जिसे ध्रुवांश ने भी देखा। ध्रुवांश परछाई का फायदा उठाकर काफी पीछे चला गया था, लेकिन जब उसने जमीन पर आती दरारों को देखा तो उसके चेहरे का रंग ही पूरी तरह से बदल गया। वाकई खूनी कवच तैयार करने के बाद से ज़ोशार की शक्तियों में खतरनाक इजाफा हुआ था। तब ज़ोशार ने ध्रुवांश को खुद से थोड़ा दूर जाते देख चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे बचकर भाग पाएगा? मैंने कहा ना, तेरे खून का चढ़ावा चढ़ने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। तभी अचानक ज़ोशार एक बार फिर अपनी जगह से गायब होते ही ध्रुवांश के ठीक सामने आ गया। ऊनी आंचल कवच से न सिर्फ उसकी शक्तियों में इजाफा हुआ था, बल्कि उसकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में अगर ध्रुवांश अपनी रफ्तार वाली चेतना कला से उससे बचने की कोशिश भी करता तो भी वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। ज़ोशार के शरीर में खूनी रोशनी बरकरार थी और अगली पल ज़ोशार ने एक बार फिर खून भरे मुक्के से उस पर वार कर दिया। ये देखकर ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए श्वेतवर्धक कला इस्तेमाल की और अपनी रफ्तार और ज्यादा बढ़ाकर जैसे तैसे खुद को हमले से बचाया। लेकिन ज़ोशार को पता था कि वो ऐसा ही कुछ करने वाला था,
इसलिए अपना हमला आधे में ही रोककर ज़ुशार दोबारा आयाम चीरते हुए ध्रुवांश के पास आ गया। फिर उसने अपनी मुट्ठी को लाल रंग की रोशनी से भरते हुए एक बार फिर ध्रुवांश पर खतरनाक हमला कर दिया। मगर ध्रुवांश चेहरे पर हल्की घबराहट के साथ दूसरी दिशा में जाते हुए उस हमले से एक बार और बच गया। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा, जिसमें दोनों ही अपनी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार का इस्तेमाल कर मैदान में यहाँ वहां जाते गए। मगर मौजूदा हालात देखकर सुमेधा और बाकियों ने कुछ समझते हुए घबराहट भरी आवाज में कहा, मगर ध्रुवांश तो उसके हमलों से जैसे तैसे बचता ही जा रहा है। इसका मतलब ज़ुशार की शक्तियां ध्रुवांश पर हावी पड़ रही हैं। लैला भी ध्रुवांश को इस तरह बचते देखती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बाकियों जैसी परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो अच्छी तरह देख पा रही थी कि ध्रुवांश का बचना भी घबराहट के साथ नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिस दिशा में भागता जा रहा था, ऐसा कोई सोच समझ कर ही कर पाता। इससे लैला ने कुछ समझ कर कहा, ध्रुवांश जरूर कोई तरकीब सोच चुका है इससे लड़ने की। वैसे तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि ध्रुवांश के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो इतना तो जरूर जान गई थी कि ध्रुवांश बिना किसी मतलब के तो इस तरह नहीं भागता। मगर वो जान गई थी, इसका मतलब ये तो नहीं था कि उत्तरी कायनात अकादमी का हर योद्धा ये जान जाता। इसलिए ध्रुवांश को इस तरह भागते देख उनके चेहरों पर तो काफी ज्यादा घबराहट दिखने लगी। सभी इस बात को समझ रहे थे कि अगर ध्रुवांश से जरा सी भी गलती होती तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता। मगर ज़ुशार तो बहुत ज्यादा पक गया था इस तरह ध्रुवांश का पीछा करते करते। इसलिए उसने अपने शरीर से खूनी रोशनी निकाली, जो देखते ही देखते दो बहुत बड़े पंखों में बदल गई। इन पंखों के तैयार होते ही ज़ुशार की आंखों में झलकता खौफनाक इरादा और ज्यादा बढ़ने लगा। इन पंखों के फड़फड़ाने पर उसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई और वो ध्रुवांश के करीब जाता गया। पलक झपकते ही वो ध्रुवांश के ठीक सामने आ गया, जिसके बाद उसने कहा, वैसे तो तेरी रफ्तार वाली कला काफी दिलचस्प है, मगर बहुत हुआ है चूहे बिल्ली का खेल। अब सच्चे योद्धाओं की तरह सामना करते हैं। ध्रुवांश की आंखें ज़ुशार की तरफ थी, जो मुस्कुराते हुए उस पर जोरदार हमला करने वाला था। अभी तक ज़ुशार ने उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो ध्रुवांश को भागते भागते उसकी शक्तियां और कमजोर करना चाह रहा था, और अब उसे लगा कि हमला करने का वक्त आ गया। फिर आंखों में बेरहमी के साथ वो ध्रुवांश के और नजदीक आ गया, लेकिन अभी भी ध्रुवांश की आंखों में बेचैनी नहीं दिखी। ये देखते हुए ज़ुशार ने उससे कहा, और कितनी देर जांबाज बनने का नाटक करता रहेगा ध्रुवांश? सब जानते हैं कि अब तेरा खेल खत्म। इसी के साथ उसने बेझिझक अपने शक्तिशाली मुक्के का हमला ध्रुवांश पर कर दिया। ज़ुशार की आंखों में एक अजीब सा शैतानी इरादा झलक रहा था, जिसमें वो इस हमले के साथ ध्रुवांश को अधमरा करना चाहता था। इसलिए उसने हंसते हुए अपने उस हमले में खूनी रोशनी भरनी शुरू की, जिसके अंदर एक खतरनाक सील भी नजर आ रही थी। बेइंतहा खूनी चेतना शक्तियां उसके मुक्के में भरने लगी, जिससे आसपास की जगह तक धुंधली पड़ गई। फिर अनगिनत नजरों के सामने उसका वो बेहद शक्तिशाली और खूंखार हमला सीधे ध्रुवांश के सिर के पास आया। उस हमले की ताकत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे टकराते ही ध्रुवांश का सिर किसी खरबूजे की तरह फट जाएगा। जैसे जैसे वो हमला ध्रुवांश के करीब आता गया, उससे घबराने की बजाय ध्रुवांश के चेहरे पर तो अजीब सी मुस्कुराहट दिखने लगी। अगले ही पल उसके शरीर से काले रंग की खतरनाक बिजलियां निकलती दिखी, जिसमें तबाही की शक्तियां मौजूद थी। ध्रुवांश के शरीर से बहुत भारी तादाद में ये काली बिजलियां निकल रही थी, जिससे उसका शरीर भी काफी बड़ा हो गया। हर कोई देख पा रहा था कि ध्रुवांश के शरीर पर बिजली का एक बड़ा सा निशान भी नजर आने लगा था। तब ध्रुवांश ने रौबदार और गूंजती हुई आवाज में कहा, तेरे इस खूनी आंचल कवच की शक्तियां भी मैं पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने तेरे लिए पूरी तैयारी पहले ही कर रखी थी। चूहे बिल्ली का खेल खत्म करना चाहता है ना? चल तो फिर ऐसा ही करते हैं। ध्रुवांश का शरीर जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके चेहरे की खूंखार मुस्कुराहट भी बढ़ती गई। उसने अपनी उंगलियों पर ढेर सारी काली बिजलियां इकट्ठा कर ली और उन्हें एकजुट कर वो उनसे एक सूरज तैयार करने लगा। हैरान करने वाली बात यह थी कि वो सूरज काले रंग का था और उसमें से बिजलियों की गर्जन सुनाई देती रही। इतने में ध्रुवांश का तैयार किया गया वो काला सूरज भी तेजी से आगे बढ़ा और ज़ुशार के उस खूनी मुक्के से जाकर टकरा गया। जैसे ही दोनों ताबड़तोड़ हमलों की टक्कर हुई तो एक दिल दहला देने वाला धमाका सुनाई पड़ा, जिसमें दोनों के शरीर उड़ते हुए बहुत पीछे जा गिरे। उस धमाके से मैदान की जमीन तक पूरी तरह तहस नहस हो गई थी और काली बिजलियां और खूनी शक्तियां आसपास मंडराती नजर आईं। वो दोनों तबाही लाने वाली शक्तियां एक दूसरे को खत्म करने की कोशिशें करती जा रही थी। इस दौरान ध्रुवांश और ज़ुशार उड़कर बहुत पीछे चले गए थे। फिर जैसे तैसे दोनों खड़े हुए और उनके कपड़े इस वक्त चीथड़ों में बदल चुके थे। ध्रुवांश के शक्तिशाली हमले को देखकर ज़ुशार के चेहरे पर काफी हैरानी दिखने लगी, लेकिन उसने भी अपने दांत पीसकर आसमान में मौजूद खूनी शक्तियों को और ज्यादा ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही ज़ुशार की खूनी शक्तियां ध्रुवांश की काली बिजलियों पर हावी पड़ने लगी, तो ध्रुवांश ने भी अपने हाथों की सील बदलकर काली बिजलियों को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया।
वो जिस वक्त अपने शरीर से चमकती हुई काली बिजलियां निकाल रहा था, तब उसके सीने पर बिजली की एक लकीर नजर आने लगी। उस लकीर में बिजलियां मौजूद थी और उसके दिखने का मतलब था कि ध्रुवांश बिजली देव शरीर के पहले पड़ाव पर पहुंच गया था। जैसे ही वो लकीर तेजी से जगमगाने लगी तो ध्रुवांश का शरीर काले रंग का हो गया और काली बिजलियों के साथ आसमान में मौजूद शक्तियों को बढ़ाता गया। देखते ही देखते जोरदार बिजली गरजने की आवाज उस मैदान में गूंजने लगी और लोग देखने लगे कि ज़ुशार के चेहरे का रंग अब बदलने लगा था। उसकी आंखों में बेइंतहा हैरानी थी क्योंकि ध्रुवांश की बिजलियां उसकी खूनी शक्तियों पर अब हावी पड़ने लगी थी। तभी ज़ुशार के मन में एक ख्याल आया, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। ये बातें उसके दिल में आई ही थी कि वो हड़बड़ाकर काफी पीछे होने लगा। लेकिन मुकाबलों में ध्रुवांश का तजुर्बा भी जरा भी कम नहीं था, इसलिए उसने जैसे ही ज़ुशार को भागते हुए देखा तो वो अपनी रफ्तार वाली चेतना कला इस्तेमाल कर बिजली की गर्जन के साथ उसके ठीक सामने आ गया। वहां पहुंचकर उसने काली बिजलियां हाथ में लेते हुए एक जोरदार मुक्का ज़ुशार पर जड़ दिया। सभी देखने लगे कि काली बिजलियों की तबाही से भरी चमक के सामने ज़ुशार के शरीर से निकलती खूनी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही ध्रुवांश का मुक्का उसके अटूट कवच से टकराया तो उसमें भी दरारें पड़ती नजर आने लगी। काली बिजलियों में इतनी ताकत थी कि कवच से टकराते ही उन्होंने उस पर बने नुकीले कांटे तबाह कर दिए। लेकिन दरारों से भरा कवच भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और कुछ ही पलों बाद वो तबाह हो गया। उस कवच के तबाह होते ही ज़ुशार खून की उल्टियां करते हुए बहुत दूर जा गया। इससे साफ हो गया कि वो काफी जख्मी हो गया था। तब चारों तरफ फैली काली बिजलियां धीरे धीरे गायब होने लगी, इसलिए उनकी रूह कपा देने वाली गर्जन भी थम गई। पूरे मैदान में खौफनाक खामोशी छा गई थी, जिसमें सभी लोग खौफ से भरी निगाहों के साथ मैदान में खड़े ध्रुवांश को ही देखते रह गए। अपने पिछले हमले से उसने ज़ुशार को दूर फेंकते हुए जख्मी कर दिया था। इस वजह से प्राचीन कड़ाही अकादमी के लोगों के मुंह तो जैसे जमीन को छूने लगे। उनकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ था उस पर भी यकीन करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब दूर खड़े झांगा और हिसार के चेहरों का रंग पीला पड़ने लगा और उन्होंने डर महसूस करते हुए कहा, इस लड़के की ताकत फिर से बढ़ गई है। कुछ देर की खामोशी के बाद मैदान में थोड़ी हलचल होती दिखी और सभी ने देखा कि खून से लथपथ ज़ुशार लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगा। उसका दाहिना हाथ लटकता हुआ दिख रहा था, जैसे ध्रुवांश के हमले से उसके हाथ की हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं। वहीं उसका वो खूनी आंचल कवच तो पूरी तरह तबाह हो गया था। तब ज़ुशार ने हैरत भरी निगाहों के साथ अपने दाहिने हाथ की हालत देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में उसी तरफ देखकर ध्रुवांश ने साफ अंदाज में कहा, तो ये मुकाबला हार गया ज़ुशार, चल अब मैदान खाली कर और अपनी अकादमी वालों के साथ हमारी अकादमी से चलता बन। सभी साफ साफ देख पा रहे थे कि जहां ध्रुवांश सही सलामत था, वहीं ज़ुशार की हालत तो दयनीय हो गई थी। इससे साफ समझ आ रहा था कि मुकाबला कौन जीता था। अगर ज़ुशार को अभी भी लड़ने दिया जाता तो शायद ध्रुवांश के अगले हमले से वो मर ही जाता। असल में चाहे कितनी भी दुश्मनी क्यों ना होती थी, लेकिन कभी किसी योद्धा को मरने नहीं दिया जाता था। मगर ध्रुवांश की बातें सुनकर ज़ुशार के चेहरे पर बेइंतहा नाराजगी दिखने लगी। वो रक्तांचल दल के शाही परिवार से आता था, ऐसे में वो यूं ही किसी योद्धा से इस तरह कैसे हार सकता था? इस बात की नाराजगी महसूस कर उसने तुरंत अपनी बची खुची खूनी शक्तियों से एक खूनी भाला तैयार किया और उससे ध्रुवांश के गले पर एक जानलेवा हमला करते हुए कहा, आज तू जिंदा नहीं बचने वाला ध्रुवांश। आखिर क्या हाल करेगा ध्रुवांश इस जानलेवा इरादे से भरे ज़ुशार का, अब जो कि उसने नियम भी तोड़ दिए हैं? और क्या ध्रुवांश पर यह जीत पड़ जाएगी आगे जाकर भारी? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।